हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन डेली करंट अफेयर्स का है, जिसमें हम लोग 7 और 8 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स आप लोगों को यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस इन सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स न केवल पीटी बल्कि मेंस दोनों ही के लिए काफी उपयोगी है। तो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित फार्मा विनिर्माण नियम अधिसूचित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों में से संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों को अपनाना, और सेकंड है फार्मास्यूटिकल के उत्पादन से जुड़े परिसर, संयंत्र एवं उपकरणों में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है संशोधित नियमों को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची M के तहत अधिसूचित किया गया है। अब इन्हें औषधि संशोधन नियम 2023 कहा जाएगा। अनुसूची M फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए GMP निर्धारित करती है। साथ ही इसमें प्रतिष्ठानों और उनके रखरखाव कर्मियों, विनिर्माण, नियंत्रण व सुरक्षा, परीक्षण, सामग्री के भंडारण एवं परिवहन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड परिवहन, लिखित प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड ट्रेसेबिलिटी आदि से जुड़ी मानदंड आवश्यकताएं शामिल है। संशोधित नियमों से जुड़े मुख्य तथ्य। फर्स्ट तथ्य है औषधि की नई श्रेणियां शामिल की गई है। इसमें सेक्स हार्मोन, स्टेरॉयड, साइटोटॉक्सिक पदार्थ जैसे खतरनाक पदार्थों के उपयोग वाले फार्मास्यूटिकल उत्पाद, जैविक उत्पाद, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और मनुष्य के लिए नैदानिक परीक्षणों हेतु अनुसंधानात्मक फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे उत्पाद शामिल हैं। सेकंड है कार्यान्वयन। ये निम्न बड़े विनिर्माताओं 250 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर को 6 महीनों में और MSMEs 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर को 12 महीनों के भीतर लागू करने होंगे। बाजार से दवा वापस मंगाने के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्राधिकारी को सूचित करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अन्य परिवर्तन, एक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन, सभी दवा उत्पादों के लिए एक कंप्यूटरीकृत भंडारण प्रणाली आदि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों GMPs के बारे में। GMPs यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार लगातार उत्पादित और नियंत्रित किए जाते रहे हैं। WHO ने GMP के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बनाए हैं। और नेक्स्ट है भारत में GMPs अवधारणा को पहली बार 1988 में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची M में शामिल किया गया था। 2018 में इन्हें WHO मानकों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता मामले। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारत को मानक निर्धारण में अग्रणी बनाने पर बल दिया। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत को उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक निर्धारण में अग्रणी बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने भारत में मानक निर्धारण की दिशा में हुई हालिया प्रगति को भी रेखांकित किया। गौरतलब है कि आभूषणों की हॉलमार्किंग देश में 343 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लोगों द्वारा खरीदे जाने वाले 90% आभूषण हॉलमार्क वाले हैं। 672 उत्पादों के लिए लगभग 156 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO जारी किया गया है। सहमति के आधार पर दिशा निर्देश या मानदंड बनाने और स्थापित करने की प्रक्रिया को मानकों का विकास कहा जाता है। अलग अलग उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता और काम में लाए जाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मानकों का विकास किया जाता है। मानकीकरण का क्या महत्व है, इसको देख लीजिए। मानकीकरण का महत्व, यह आर्थिक समृद्धि का समर्थन करता है और वस्तुओं और सेवाओं को बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, यह तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है और नवाचार का समर्थन करता है। नेक्स्ट, यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित चिंताओं का समाधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मानक विकास प्रक्रिया काफी हद तक सरकार के हाथ में है। BIS राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने वाले संगठन के रूप में कार्य करता है। BIS को संसद के 1986 के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसने 1 अप्रैल 1987 से कार्य करना शुरू किया था। बाद में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। यह अलग अलग हितधारकों के समन्वय से मानकीकरण, मार्किंग, गुणवत्ता प्रमाणन का विकास करता है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस मंत्रालय का मंत्री BIS का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, मानकों के विकास के लिए शुरू की गई अन्य पहलें। फर्स्ट है, राष्ट्रीय मानक कार्य योजना SNAP आरंभ की गई है। सेकेंड है, मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति INSS बनाई गई है। थर्ड है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI की स्थापना की गई है। इसकी मानक विकास संगठनों SDOs के एक्रेडिटेशन प्रत्यायन या मान्यता के लिए योजना चलाई जा रही है। और फोर्थ है, BIS की एक राष्ट्र एक मानक योजना लागू की गई है। BIS के प्रमाणीकरण के कुछ उदाहरण, ISI, यह मानक भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ उत्पादों के लिए यह अनिवार्य है, जबकि अन्य उत्पादों के लिए स्वैच्छिक है। BIS, जिसे हॉलमार्क कहा जाता है, यह सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग प्रणाली है। यह धातु की शुद्धता प्रमाणित करता है। और इको मार्क, इसके तहत पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को लेबलिंग की जाती है। इस तीनों मार्का को याद रखेंगे आप लोग, कौन चीज किस चीज से जुड़ा हुआ है, ISI, BIS और इको, ये तीनों मार्का, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA को यूरिया गोल्ड को बाजार में लाने की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों EFFS के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की है। यूरिया गोल्ड का लॉन्च किया जाना एक ऐसी ही पहल है। यूरिया गोल्ड सल्फर लेपित यूरिया उर्वरक है। यह जैविक उर्वरक नहीं है। इसमें मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति धीरे धीरे होता है। इससे खेतों में नाइट्रोजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है। इसे सामान्यतः पहले से गर्म किए गए यूरिया के दानों को पिघले हुए सल्फर के साथ
कोटिंग करके तैयार किया जाता है। सल्फर कोटिंग खेतों में नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से आपूर्ति सुनिश्चित करती है। इसमें अधिक समय तक पौधों को पोषण प्राप्त होते रहते हैं। इससे पौधों को लंबे समय तक हरा भरा रखने में मदद मिलती है। इससे उर्वरकों की दक्षता में वृद्धि होगी और बार बार उर्वरकों का छिड़काव नहीं करना होगा। इससे मृदा को उपजाऊ बनाए रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अध्ययन के अनुसार SCU के उपयोग से यूरिया की खपत में 25% की कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अनुकूल उर्वरक EFFS ऐसे उर्वरक होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति को धीमा करके या नियंत्रित करके पोषक तत्वों के नुकसान और रिसाव को कम करते हैं। इससे उर्वरकों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। EFFS में बायो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरक भी शामिल है। भारत में EFFS के लिए शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें कौन कौन सी पहल शुरू किया गया है? प्रणाम, PM प्रणाम, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ योजना की घोषणा की गई है। नैनो यूरिया और नीम लेपित यूरिया के उपयोग को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKS स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों को उपयुक्त उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोवर्धन गल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना जैविक खाद तैयार करने में मदद करती है। EFFS के लाभ क्या क्या लाभ है? फर्स्ट है NO का कम उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजन का कम उत्सर्जन होता है। जल को रोककर रखते हैं एवं मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है जैविक पदार्थों में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट मृदा के pH मान को बनाए रखने में मदद मिलती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने द रोल ऑफ द फ्यूल्स इन डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट आवश्यक लागत कटौती तथा संसाधनों और अवसंरचनाओं में निवेश के मामले में नई ई-फ्यूल्स तकनीकों का विश्लेषण करती है। इसका उद्देश्य 2030 तक विमानन और शिपिंग उद्योग में ई-फ्यूल्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% करना है। ई-फ्यूल्स के उदाहरण हैं ई-मीथेन, ई-किरोसिन और ई-मेथेनॉल। इसको याद रखेंगे कि ई-फ्यूल्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ई-मीथेन, ई-किरोसिन और ई-मेथेनॉल। ये सभी गैस तथा तरल रूप में उपयोग किए जा रहे ईंधन हैं। इनका उत्पादन नवीकरणीय या डीकार्बोनाइज्ड कार्बन युक्त विद्युत के उपयोग से किया जाता है। ई-फ्यूल्स कम उत्सर्जन वाले ईंधन होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए आवश्यक हाइड्रोजन का उत्पादन कम उत्सर्जन वाले विद्युत स्रोतों से किया जाता है। इसके अलावा इन फ्यूल्स के कार्बन इनपुट्स कुछ इस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं कि इनकी संपूर्ण उपयोग अवधि में ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन होता है। ई-फ्यूल्स से संभावित लाभ: उत्सर्जन में कमी आती है। डीकार्बोनाइजेशन के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में कमी आती है। गौरतलब है कि बैटरी निर्माण के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशें। क्या क्या सिफारिश किया गया है इस रिपोर्ट में? तो फर्स्ट है ई-फ्यूल्स के लिए बाजार में मांग बढ़ाकर परिवहन क्षेत्र से होने वाले ग्रीन हाउस गैस
GHG उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य की प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ईंधन सम्मिश्रण वाली योजनाओं में ई फ्यूल्स को एकीकृत करके उनकी मांग बढ़ाने हेतु सहायता दी जानी चाहिए। और थर्ड है ई फ्यूल्स से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ई फ्यूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहल। क्या क्या पहल भारत सरकार के द्वारा किया गया है? तो फर्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना। और नेक्स्ट है वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी करना। नेक्स्ट पॉइंट है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति प्रदान की जाएगी। IEA की रिपोर्ट में ई फ्यूल्स और उत्पादन के तरीकों पर विचार किया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस विधि से हाइड्रोजन की प्राप्ति, जीवाश्म ईंधन से हाइड्रोजन प्राप्ति तथा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS तकनीकी का उपयोग। हाइड्रोजन आधारित ईंधन ई फ्यूल्स कार्बन के साथ संश्लेषण, इससे बनता है मिथेनॉल। और हाइड्रोजन आधारित ईंधन से नाइट्रोजन के साथ संश्लेषण करने पर बनता है अमोनिया। ये वैकल्पिक ईंधन है। और कार्बन के साथ संश्लेषण करने पर ड्रॉप इन ई फ्यूल्स जेट फ्यूल गैसोलीन का प्राप्ति होता है। जीवाश्म ईंधन से हाइड्रोजन प्राप्ति तथा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS तकनीकी का उपयोग, जब नाइट्रोजन के साथ इसका संश्लेषण करवाया जाता है तो अमोनिया बनता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मालदीव की सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। मालदीव भारत को नेबरहुड फर्स्ट नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार मालदीव ने भी इंडिया फर्स्ट नीति की घोषणा की है। हालांकि हालिया दिनों में दोनों देशों के मध्य कुछ मतभेद देखे गए हैं। भारत मालदीव संबंधों में हालिया मतभेद, क्या क्या मतभेद है देख लीजिए। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की गए थे। इसके विपरीत पहले के राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत आते थे। इसी प्रकार मालदीव के नए राष्ट्रपति ने इंडिया आउट अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत मालदीव ने भारत से अपने सैन्य बलों को मालदीव से हटाने का औपचारिक रूप से अनुरोध किया है। मालदीव ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA स्तरीय कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव में भी हिस्सा नहीं लिया। इस कनक्लेव में भारत, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देश भी शामिल हुए थे। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा की है। इस समझौते की मौजूदा कार्यावधि जून 2024 में समाप्त होने वाली है। भारत मालदीव संबंध पर एक नजर देख लीजिए। द्विपक्षीय व्यापार संबंध क्या क्या है दोनों देशों के बीच। 2021 में भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, दोनों देशों ने रक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना को अपनाया है। साथ ही दोनों देशों के बीच एक्सरसाइज एक्वेरियन नाम से संयुक्त रक्षा अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। भारत उथुरु थीलाफथु UTF एटॉल में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है। भारत ने 1988 में मालदीव में सैन्य तख्तापलट को विफल करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। इसी प्रकार 2014 में मालदीव को जल संकट से बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था। अवसंरचना परियोजना, भारत मालदीव में
ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का वित्त पोषण कर रहा है। पर्यटन 2023 में ओपन स्काइज समझौते के तहत भारत मालदीव के लिए प्रमुख पर्यटक स्रोत बाजार बन गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्गेजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा होलो ऑर्बिट में स्थापित हो गई। इसरो L1 पर अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। अन्य दो एजेंसियां नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने जटिल प्रयास के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। आदित्य L1 को अन्य उपग्रहों के विपरीत एक रिक्त स्थान, पदार्थ रहित स्थान पर स्थापित किया गया है। वहीं अन्य उपग्रहों को पृथ्वी, चंद्रमा जैसे भौतिक पिंडों की कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। प्रभामंडल कक्षा पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा के लगभग लंबवत होती है। इसके विपरीत खगोलीय पिंडों के चारों ओर की निकटवर्ती कक्षाएं या तो गोलाकार या अंडाकार होती है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C57 से 2 सितंबर 2023 को इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। यह 5 वर्षों तक सूर्य का पर्यवेक्षण करेगा। इसमें 7 पेलोड है। इसका उद्देश्य क्या है? कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझना। सेकंड है कोरोनल मास इजेक्शन CME एवं सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति की परिघटनाओं और पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष मौसम को समझना। थर्ड है सौर पवन के वितरण और अलग अलग दिशाओं में तापमान संबंधी विविधता, टेम्परेचर अनिसोट्रॉपी को समझना आदि। लैंग्वेज पॉइंट के बारे में लैग्रेंज पॉइंट्स पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपने नियत रेखा पर बने रहते हैं। इससे सूर्य का निरंतर व बिना किसी अवरोध के अवलोकन संभव हो पाता है। 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से 3 L1, L2 और L3 अस्थिर है, जबकि 2 L4 और L5 स्थिर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के बारे में जान लीजिए। लोक नीति संवाद 2024 के दौरान स्वामित्व योजना ने इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार प्राप्त किया। स्वामित्व योजना क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण। स्वामित्व योजना के बारे में जान लीजिए। योजना का प्रकार क्या है? यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के स्वामियों को अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करना और संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना। यह योजना भूखंडों की मैपिंग के लिए ड्रोन तकनीक पर आधारित है या ड्रोन तकनीकी का उपयोग करेगी। योजना का महत्व क्या है? यह योजना परिसंपत्तियों के केंद्रीकरण यानी कि खरीद बिक्री को आसान बनाती है, बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान बनाती है और ग्राम स्तरीय व्यापक योजना के निर्माण में मदद करती है, जमीन से जुड़े विवादों को कम करती है। इस योजना का ये 3 महत्व है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ग्राफीन।
जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन से बना दुनिया का पहला कार्यात्मक सेमीकंडक्टर बनाया है। पहली बार ग्राफीन ने बैंड गैप के गुण प्रदर्शित किए हैं। बैंड गैप इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण अर्धचालकों को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में मदद करता है। ग्राफीन के बारे में जान लीजिए कि आखिर ग्राफीन है क्या। यह कार्बन परमाणुओं की द्विआयामी एकल पतली परत है। इसमें कार्बन परमाणु मधुमक्खी के छत्ते जैसी खटकोणीय जालीनुमा संरचना में बंधे होते हैं। यह कार्बन का अपरूप है। ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। इसे ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। इसमें विशिष्ट भौतिक रासायनिक गुण प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, उत्कृष्ट तापीय चालकता आदि। ग्राफीन का अन्य उपयोग क्या क्या संभव है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में सौर सेल, फ्यूल सेल, सुपर कंप्यूटर आदि में। सेकंड है सेंसर, बायोसेंसर बनाने में। और थर्ड है बायोमेडिकल उपचार में, शरीर में दवा पहुंचाने में आदि। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य 2024। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने जारी किया है। रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। भारत से संबंधित इसमें क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी समृद्धि दर को संशोधित करके 6.2% कर दिया गया है। इससे पहले समृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया गया था? तो अनुमान लगाया गया था 6.7%। भारत दुनिया में सबसे तेज समृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। 2023 में दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत में अधिक निवेश आना जारी रहा था। भारत को विश्व में विनिर्माण के प्रमुख विकल्प देश के रूप में देखा जा रहा है। 2022 में भारत को 10% अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था। इसकी वजह से भारत ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की घोषणा करने में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबा 3 मिशन। यह प्रोबा मिशन क्या है? इसरो 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के महत्वाकांक्षी प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 मिशन के बारे में जान लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? यह 143 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेगा। यह एक ऐसा उपग्रह होगा जो वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। यह विश्व का पहला प्रीसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। इसमें 2 उपग्रह अंतरिक्ष में एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाते हुए संयुक्त संरचना के रूप में मूवमेंट करेंगे। यह संयुक्त संरचना फ्लाइंग प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रदर्शित करेगी। यह अंतरिक्ष में एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएगा। इससे कोरोना के नए दृश्य सामने आएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हरीके और घराना आर्द्रभूमि। हाल ही में हरीके और घराना आर्द्रभूमियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आए हैं। हरीके आर्द्रभूमि के बारे में जान लीजिए। यह कहाँ पे है? यह हरीके आर्द्रभूमि जो है पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह 1953 में सतलज नदी पर बैराज के निर्माण के कारण अस्तित्व में आई थी। यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह एक रामसर साइट भी है। और घराना आर्द्रभूमि के बारे में जान लीजिए। यह आर्द्रभूमि जम्मू जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में अवस्थित है। यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, यूके और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा घोषित महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र आईबीए है। नेक्स्ट टॉपिक है अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान। आईएसईए एमवी वासिली गोलोवनिन, यह जलपोत का नाम है। एमवी वासिली गोलोवनिन। इस जलपोत से वैज्ञानिकों को 43वें भारतीय अंटार्कटिका अभियान पर रवाना किया गया।
यह अभियान भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 रिसर्च बेस स्टेशन, जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया गया था, मैत्री 1988 में स्थापित किया गया था और भारती 2012 में स्थापित किए गए थे। वर्तमान में केवल मैत्री और भारती ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव CSC के कुछ भागीदार देशों के वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। CSC का गठन 2011 में किया गया था। यह एक समुद्री सुरक्षा समूह है। इसके सदस्य हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। बांग्लादेश और सेशेल्स जो है इस समूह में पर्यवेक्षक की भूमिका में भाग लेते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है बायो इमेजिंग बैंक, BIB। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल TMH ने कैंसर के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है। इसके माध्यम से अस्पताल प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट अनुकूलित एल्गोरिदम तैयार कर रहा है। इस एल्गोरिदम को डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से तैयार किया जाएगा। BIB का लक्ष्य रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इमेज को एकत्रित करके एक समृद्ध रिपोजिटरी तैयार करना है। इस रिपोजिटरी में नैदानिक जानकारी, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, उपचार विशिष्ट डेटा आदि शामिल होंगे। इसका उपयोग कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए AI एल्गोरिदम के प्रशिक्षण, सत्यापन और सख्त परीक्षण के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैम्प्टोथेसिन, CPT। IIT मद्रास और IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने नाथैपोडाइट्स निमोनियाना पादप की कोशिकाओं को मेटाबोलिक रूप से संशोधित किया है। यह संशोधन कैंसर रोधी दवा CPT का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है। CPT के बारे में जान लीजिए। यह इरिनोटकन और टोपोटेकन जैसी उच्च मूल्य वाली कैंसर रोधी दवा का प्रमुख घटक है। इसे मुख्य रूप से कैप्टोथेका एक्यूमिनाटा और नाथैपोडाइट्स निमोनियाना पादपों से प्राप्त किया जाता है। कैप्टोथेका एक्यूमिनाटा जो है यह चीन की मूल प्रजाति है और नाथैपोडाइट्स निमोनियाना यह भारत में पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति है। फार्मास्यूटिकल उद्योगों में CPT की अधिक मांग ने इस पादप को संकटग्रस्त बना दिया है। इसकी कमियां क्या है? तो पानी में नहीं घुलती है, लक्षित उपचार में अधिक प्रभावी नहीं है और सामान्य उत्तकों के लिए विषाक्त है। इसकी ये कमियां हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। भारत और सऊदी अरब ने वार्षिक हज यात्रा से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है? यह मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? तो जॉर्डन, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और यमन। सऊदी अरब के सीमावर्ती जल निकाय है फारस की खाड़ी और लाल सागर। भौगोलिक विशेषता में देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो यहाँ पे 2 मरुस्थल हैं, रूब उल खली और रूब अल खली और अल नफूद। रूब अल खली जो है यह विश्व का सबसे बड़ा सतत रेत मरुस्थल है। यह बृहत्तर अरब मरुस्थल का हिस्सा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जबल साबदा। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां कोई अस्थायी नदी नहीं है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे।